नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। कांग्रेस ने संकट उत्पन्न कर दिया है और नरोत्तम मिश्रा भोपाल से पैक होकर चले गए। अब कुछ न बोल पा रहे हैं, न कुछ कह पा रहे हैं, पता नहीं फोन खोला तो किसने उन्हें हड़का दिया है कि बोल्ट टाइट कर दिए या किसका फोन आ गया, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन एकाएक उनके तेवर बदल गए, उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर हमला बोला वो समझ में नहीं आया। मोहन यादव बोलते तो मान सकते थे। एक उनकी तस्वीर भी आ गई कि मोहन यादव वो हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री के साथ उनकी एक तस्वीर फिर दिखाई गई। साथ ही कांग्रेस ने वहां एक राज परिवार से आने वाले घनश्याम जूदेव को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है। पहली बात तो घनश्याम जूदेव जी जो हैं राज परिवार से आते हैं और वहां के स्थानीय निवासी हैं, बासिंदे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार वहां के स्थानीय बासिंदे नहीं हैं। अगर ऐसा किसी ने समझा तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरे, नरोत्तम मिश्रा के ऊपर दबाव है और सिंधिया के ऊपर। प्रभारी सिंधिया जी को बना दिया गया है और नरोत्तम मिश्रा की पार्टी ने टिकट काटी है। हारेंगे तो ये ठीक रहा, नरोत्तम मिश्रा और सिंधिया पर फूट जाएंगे। जीतेंगे तो मोहन यादव की कार्यकुशलता, उनके कामों पर जनता मोहर लगाएगी। तो ये वो गर्म दूध हो गया भाजपा के लिए, खास करके नरोत्तम मिश्रा के लिए, कि वो पिएंगे तो गला जलेगा और उगलेंगे तो ये दूध की उल्टी हो जाएगी। ऐसे में सर, कांग्रेस के इस दांव से क्या बीजेपी चित्त दिख रही है? फिलहाल आगे परिणाम क्या होंगे हमें नहीं मालूम। क्यों सरकार लड़ेगी, चुनाव आयोग लड़ेगा, ज्ञानेश कुमार लड़ेंगे और भी कई चीजें लड़ेंगी, प्रशासन लड़ेगा। परिणाम क्या होंगे हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर एक अभी यहाँ के आपके यहाँ उपचुनाव हुआ था विजयपुर, अगर वैसे हम्म। परिणाम आए तो ये कांग्रेस की दूसरी जीत मानी जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर दतिया का कांड जो है वो बीजेपी के अनुशासन, उसके पार्टी विद डिफरेंस होने के मामले में इतना गंभीर हो गया है कि उनका अनुशासन तार तार होकर सड़कों पर बिखर गया। देखिए, ये कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं था कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय में शिकवा शिकायत कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष से आपत्ति दर्ज करा रहे थे या चिट्ठी लिखकर लोगों ने इस्तीफे दे दिए हो। पूरी दुनिया ने देखा कि सैकड़ों कार्यकर्ता नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री की मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, मुख्यमंत्री को मां की गाली दी जा रही है, सैकड़ों कार्यकर्ता पब्लिक के सामने इस्तीफा दे रहे हैं। तो पहली घटना तो यह है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना और उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय मतदाताओं का, उन्हें भी जोड़ लीजिए। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में बहुत काम किया है, तो आम जनता भी उनके पक्ष में थी। कितनी थी उस प्रतिशत पर हम नहीं जाएंगे। तो इस प्रदर्शन ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दी है कि अगर भविष्य में भी ऐसा कुछ हुआ तो पार्टी के अनुशासन का क्या होगा। जिस तरह पर्ची से मुख्यमंत्री बनाते रहे मोदी शाह, जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं, उत्तराखंड जैसे राज्य में पत्तों की तरह फेंट कर मुख्यमंत्री बदले गए, आज लोगों को नाम भी याद नहीं रहता कि इससे पहले कौन कौन मुख्यमंत्री रह चुका है। इसलिए पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किसी भी तरह से एक संदेश दिया जाए, एक मैसेज दिया जाए कि पार्टी में यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। तो नरोत्तम मिश्रा को पहले तो टिकट काटकर और फिर उनके खिलाफ कड़े तेवर दिखा के पार्टी आलाकमान ने कौवा मारकर चौराहे पर टांग दिया है। आप समझते हैं इस मुहावरे का अर्थ क्या है कि किसी एक व्यक्ति पर कार्रवाई कर दो ताकि बाकी सारे लोग भी भयभीत हो जाएं। तो बीजेपी आलाकमान ने और आरएसएस ने ये बता दिया कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी।
इसलिए आपने वो जो जिक्र किया कैलाश विजयवर्गीय के बयान का, देखिए नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से उनकी बातचीत हुई। वो म्यूट वीडियो जारी हुआ है कि बातचीत अंदर क्या हो रही है, कौन किसको क्या सुना रहा है। हम अपने दर्शकों को म्यूट वीडियो भी दिखा सकते हैं। तो उस हाँ, म्यूट वीडियो में क्या है, जब मालूम ही नहीं पड़ रहा अंदर कौन किसको डांट रहा है। ये मोदी का विकल्प है, मोदी के भी म्यूटी वीडियो आते हैं। देखिए अब तो मोदी मौन मोदी हो गए, उनके वीडियो तो आते ही हैं, पर स्वाभाविक है कि पार्टी ने जब सीएम के आवास पर बुलाया एक बागी इतने बड़े दिग्गज नेता को, तो उसकी बातचीत का ऑडियो तो आपको नहीं सुनवाया जा सकता था। पता नहीं अजय जामवाल ने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा, लेकिन उसके पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दे दिया कि टिकट तो नहीं बदला जाएगा। यानी ऊपर से ये निर्देश मिल गया था कि आप सब लोग बाहर से उन्हें संदेश दीजिए कि अब आप चाहे कपड़े फाड़ लें, चाहे आपके कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल छिड़क लें, टिकट तो आशुतोष तिवारी के पास ही रहेगा, वही चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने अपने आवास में बैठकर मोबाइल पर कार्यकर्ताओं को कैसे समझाइश दी है, उसमें वो एक जुमले का भी इस्तेमाल किया है जो योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी के लिए इस्तेमाल किया था। हम वो वीडियो भी दिखा सकते हैं उतना सा म्यूट करके, लेकिन उनकी समझाइश किस तरह से है, उसके बाद उन्होंने मीडिया से कैसे बात की, किन शब्दों का इस्तेमाल किया, तेवर कैसे थे, स्वर कैसा था, उतार चढ़ाव कैसा था, बहुत कुछ बता रहा है। उन्होंने कह दिया कि मैं पार्टी का काम करूंगा, आशुतोष तिवारी जी को पर्चा भराने जाऊंगा, और वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने जो कुछ सोचा है अच्छा ही सोचा है, और मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन सर जी परसों शाम क्या पार्टी ने गलत सोचा था जो ये सब हुआ? बिल्कुल उसी की व्याख्या करना हम चाह रहे थे कि कल शाम को नरोत्तम मिश्रा को अचानक याद आया कि पार्टी ने मुझे तो बहुत कुछ दिया है, 7 बार टिकट दिया है, जिसमें 1 बार हारे हैं, 6 बार आप चुनाव जीते हैं, प्रदेश में हमेशा कद्दावर मंत्री रहे, कैबिनेट के प्रवक्ता रहे, मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता रहे, शिवराज सिंह तक को आंखें तरेर देते थे, गृह मंत्री के आप खासम खास सिपह सालार थे। ये बात आपको 2 शाम पहले कैसे याद न रही? उस दिन कैसे भूल गए आप कि मोबाइल बंद करके को भवन में बैठ गए? इसलिए नरोत्तम मिश्रा के जो तेवर ढीले हुए हैं, उसके पीछे ये जो कैमरे के सामने दिख रहा है ना, इससे कुछ ज्यादा कुछ है, और वो है दिल्ली की तरफ से प्लग पाना लेकर चूड़ी टाइट करने का काम। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, बीजेपी आलाकमान की तरफ से बता दिया गया होगा कि अब बहुत उछल लिए 2 दिन, बैठ जाओ, वरना ये फाइल, बस इतना पर्याप्त है। कितनी देर लगेगी ईडी सीबीआई को छू करने में? और आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं है, कम से कम विपक्ष के लोग तो लड़ नहीं पाते, बीजेपी का नेता कैसे लड़ लेगा ईडी सीबीआई से? उसकी तो बहुत सी फाइलें होंगी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास, मुख्यमंत्री के पास होंगी। और जैसा कि हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, बीजेपी आला कमान इस वक्त अपने प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को डिस्टर्ब नहीं करने देगा। किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करने दिया जाएगा कि मोहन यादव विचलित हो, उनकी कुर्सी पर कोई खतरा दिखाई दे, उनकी कुर्सी के पाए की तरफ अगर कोई हाथ बढ़ेगा तो उस हाथ को इसी तरह रस्सी से बांध दिया जाएगा, जैसे नरोत्तम मिश्रा को बांध दिया गया है। इसमें हम आगे और बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में और कौन से नेता हैं जिनको ये एक कौवे को टांगने से मैसेज दिया गया है। जी शिव कुमार। नहीं, बात आपने बिल्कुल ठीक कही और गंभीर है। लेकिन सर जो एक बात आज एक और है, पत्रकार आप तो जानते होंगे उन्हें, समीर चौगांवकर जी, उन्होंने हमारे भी मित्र हैं। जो आपने कहा है सेम, पता नहीं आपने उन्हें फोन करके बता दिया, सेम बातें उन्होंने लिखी हैं। मुझे नहीं मालूम, ना मेरी उनसे बात हुई, मैं तो सुबह अलग से एक शो में बना चुका हूँ, ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हम तो कल भी कह चुके हैं। जी नहीं, उसमें उन्होंने जो चीज आप कह रहे हो कि दतिया
में जो भाजपा टिकट के बीच, घमासान के बीच कांग्रेस ने कुंवर घनश्याम सिंह को टिकट दिया है और वो लगातार वहां 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं, 23 में वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन फिलहाल उम्मीदवारों की तुलना में अगर बात की जाएगी तो कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी है। और घनश्याम सिंह के मैदान में आने से नरोत्तम समर्थकों की नाराजगी और दतिया विधानसभा की ये सीट अब कड़े मुकाबले में तब्दील हो गई। देखिए शिव कुमार, पहले बीजेपी के भीतर क्या संदेश है उसको समझ ले कि क्या मैसेज दिया गया है नरोत्तम को ठंडा करके। उन्हें कड़े तेवर दिखा के पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और जो दूसरे नेता हैं जो बीच बीच में सिर उठाते रहते हैं, कभी मोहन यादव को कैबिनेट में ललकारते हैं, कभी ट्वीट करके प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश पुलिस की आलोचना करते हैं, सरेआम लिखते हैं लानत है मध्य प्रदेश की पुलिस पर। और मध्य प्रदेश की पुलिस के मंत्री कौन है? खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, गृह मंत्रालय उनके पास। इन सब लोगों को नरोत्तम के बहाने से पार्टी ने बता दिया है कि अब पीढ़ियों का अंतरण होने वाला है। अब आपकी पीढ़ी को नमस्ते सदावत्सल्य करना है। अब तो आला कमान जिस नई पीढ़ी के हाथ में कमान सौंपेगा, आपको अपने हाथ की बैटन, वो होता है ना रिले रेस में एक लकड़ी लेकर दौड़ते, एक धावक दौड़ता है, फिर वो अगले को लकड़ी पकड़ा देता है बैटन, फिर वो दौड़ते हुए अगले को। तो अब इस पीढ़ी को, जिसमें से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी जोड़ दीजिए, शिवराज सिंह चूंकि अभी दिल्ली चले गए इसलिए मध्य प्रदेश की बात हम करते हुए उनका नाम नहीं जोड़ रहे। तो इन सबको ये इशारा कर दिया गया है कि आपकी भलाई इसी में है कि इज्जत से, सम्मान के साथ अपने हाथ की बैटन, ये लकड़ियां दूसरे को सौंप दीजिए और उसे आगे दौड़ने दीजिए, और आप चुपचाप रनिंग लेन में से साइड में होकर हाशिए पर आ जाइए और दर्शक दीर्घा में मार्गदर्शक मंडल में बैठ जाइए। एक तो इसका संदेश ये है। अब हम चलते हैं फिर से दतिया सीट पर। देखिए घनश्याम सिंह दतिया से नहीं, दतिया और सेवड़ा, एक बार सेवड़ा से जीते हैं, दतिया जिले की ही सीट है, और 2 बार दतिया से जीते, 3 बार विधायक रहे। वे एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से ही आते हैं। उनके पिता श्री कृष्ण सिंहजू देव, वे भिंड दतिया संसदीय सीट से सांसद रहे कांग्रेस के टिकट पर। बहुत सज्जन शालीन राजनेताओं में घनश्याम सिंह की भी गिनती होती है। भले ही राज परिवार की पृष्ठभूमि है, दतिया राजघराने के वे इस वक्त महाराज हैं, इसके बावजूद जनता के साथ उनका तालमेल अच्छा है। आपने एक बात कही कि वे स्थानीय हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन नरोत्तम मिश्रा स्थानीय नहीं थे। वे तो डबरा से आए थे, डबरा सीट से 3 बार जीते, और डबरा की जो सीट थी बाद में परिसीमन में एससी सीट हो गई, तो इमरती देवी वहां से चुनाव लड़ती रही। नरोत्तम आ गए डबरा से उठकर दतिया। देखा जाए तो वे स्काई लैब कैंडिडेट थे, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लगातार चुनाव जीते। दतिया में बहुत काम कराए हैं नरोत्तम ने, बहुत विकास कार्य कराए हैं। पीताम्बरा पीठ से लेकर वहां एक सरोवर है, उसका जीर्णोद्धार, सड़कें, गलियां, तमाम सारे विकास कार्य उन्होंने कराए। इसके बावजूद 2023 में वे चुनाव हार गए थे। अब तो वे मैदान में भी नहीं। अब मुकाबला है आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच। तो सर क्या अच्छा, आशुतोष तिवारी भी बाहरी है? थोड़ा सा दर्शकों को ये भी पता लग जाए। आशुतोष तिवारी मूलतः मेरी जानकारी के मुताबिक दतिया के नहीं है, मैं इस वक्त भूल रहा हूं वे मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन संघ के स्वयं सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं। असल में तो वे शिवराज सिंह के कैंडिडेट हैं, वे मोहन यादव के भी नहीं है। वे संघ और शिवराज सिंह के प्रत्याशी हैं। शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने आशुतोष तिवारी को पहले पाठ्य पुस्तक निगम में संभवतः उपाध्यक्ष बनाया, और उसके बाद वे मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, जो हाउसिंग बोर्ड है एमपी का, उसके चेयरमैन रहे थे। अब कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है और एक अवसर है, दोनों बातों को लीजिए। आपने विजयपुर का जिक्र किया, रामनिवास रावत को बिना विधायक बने बीजेपी ने मंत्री बना दिया था। वे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। मजेदार बात यह है कि रामनिवास रावत ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के माने जाते हैं हमेशा से। वे माधवराव सिंधिया के बहुत करीबी थे, लेकिन जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी तब रामनिवास रावत ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। मुझे आज भी याद है
सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने की के अगले दिन शायद भोपाल में पीसीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। दूसरे या तीसरे दिन रामनिवास रावत ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधिया को गद्दार कहा था। और फिर बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव के समय वे बीजेपी में चले गए और फिर उन्हें दतिया विजयपुर से बिना विधायक बने मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री बना दिया। 6 महीने के अंदर वहां उपचुनाव हुआ। हाँ, वे जीते हुए थे, इस्तीफा देकर मंत्री बने थे, कांग्रेस के टिकट पर जीते थे 2023 में, लेकिन अच्छी भली जीती हुई, खुद जीते हुए विधायक रहते हुए समय से पहले इस्तीफा दिया, मंत्री बने, बिना विधायकी के मंत्री रहे। 6 महीने में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने उन्हें चुनाव हरा दिया। उसके बाद वो वहां पर एक केस हुआ जिसमें मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त घोषित हुआ है। अभी मामला अदालत में है। लेकिन बीजेपी की सरकार रहते हुए बीजेपी की सरकार के मंत्री रामनिवास रावत को कांग्रेस ने शिकस्त दे दी थी विजयपुर में। तो एक जीत का तमगा तो कांग्रेस के पास है ही। अब अगर दतिया सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस अपनी जीत दोहराती है, खास तौर से इतने बवंडर के बाद, जिसके बाद इसकी संभावनाएं बहुत हैं कि दतिया में भितरघात होगा। नरोत्तम मिश्रा कुछ भी कहते रहे सामने, कैमरे के सामने, पार्टी नेताओं के सामने, क्या आपको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा इस फैसले को आसानी से स्वीकार कर लेंगे? और उनके कार्यकर्ता तो अभी कल शाम तक बयान दे रहे थे, दादा नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, खुलकर कैमरे पर बोल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा भले ही दबाव में आकर पीछे हट गए हो, सरेंडर हो गए हो, लेकिन हर कार्यकर्ताओं को वे नहीं समझा पाएंगे। अगर बीजेपी का आम कार्यकर्ता, और दतिया में जो उन्होंने विकास कार्य किया, जो स्थानीय नागरिक व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करते हैं नरोत्तम के साथ, अगर उन लोगों ने भितरघात किया तो बीजेपी के लिए दतिया की सीट जीतना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगा। ताकत पूरी लगाई जाएगी। एक संशोधन कर दें शिव कुमार, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रभारी बनाने की जो खबरें चल रही हैं वो अभी पुष्टि नहीं है उन खबरों। पार्टी ने अभी अधिकृत रूप से उन्हें दतिया का प्रभारी नहीं बनाया है, और अगर बनाएगी तो उनके सिर पर भी ये खतरा हो जाएगा। जीते तो मोहन यादव के खाते में जाएगा, संघ के खाते में जाएगा कि साहब आरएसएस के स्वयं सेवकों ने जिता लिया अपने कार्यकर्ताओं को, और हार गए तो ठीकरा फोड़ने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की पगड़ी होगी ही। तो हमें इंतजार करना है कि कब सिंधिया का नाम प्रभारी के तौर पर घोषित होता है। सर, बस अंतिम बात आपसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस के इस दाव में बीजेपी में फंस गई है, बीजेपी में खलबली मच गई है? उधर मोदी के जो बॉस थे वो भयंकर नाराज हैं क्योंकि बिहार की टिकट भी उनके कहने से कट गई। इधर नरोत्तम मिश्रा की उनकी भी इच्छा रही होगी, तो बिहार की बांकीपुर का टिकट नितिन नवीन के कहने से नहीं कटा, उनकी सीट खाली हुई है। नहीं, उनने जिसे दिया उसका कट गया, जिसको हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो थोड़ा सा वाक्य में बहुत बड़ी बात है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी रिक्त की गई सीट पर अपनी मर्जी के प्रत्याशी का टिकट कटने से नहीं रोक पाया। आप अंदाजा लगा लीजिए बीजेपी के भीतर चल क्या रहा है आखिर। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी सीट, उसका अपना टिकट, क्या बिना जांच पड़ताल के टिकट दिया था कि शिकायतें होंगी और पुराने मामले हैं, उसके पिता के मामले वगैरह वगैरह? क्या ये सब नितिन नवीन नहीं जानते थे अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति के बारे में? तो बीजेपी के अंदर खाने संगठन स्तर पर ऊपर तक, यानी दतिया से लेकर दिल्ली तक बहुत अराजकता व्याप्त है, आपाधापी मची हुई है। मोदी शाह का जलवा खत्म हो रहा है। नितिन नवीन का जलवा तो था ही नहीं, वे तो कागजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कहने को भले ही नरेंद्र मोदी कहते हो कि मेरे भी बॉस हैं नितिन नवीन, वो मोदी के बॉस अपनी सीट पर तो टिकट दिला नहीं पाए अपनी मर्जी का। इतना तो छोटे मोटे नेता अपने लोगों को टिकट दिलवा लेते हैं विधानसभाओं के चुनाव में। तो इसमें आपने जो पूछा ना कांग्रेस के दांव में, कांग्रेस के दांव की जरूरत ही नहीं थी इसमें। बीजेपी तो अपने ही दांव में फंसी हुई है। कांग्रेस ने कौन सा दांव चला है? कांग्रेस को तो अपना एक अच्छा प्रत्याशी उतारना था,
और अभी तक राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना यह है कि कांग्रेस के पास जितने प्रत्याशी थे उनमें घनश्याम सिंह ही ज्यादा बेहतर प्रत्याशी है। क्योंकि देखिए, राजेंद्र भारती के परिवार के लोग, उनकी पत्नी या बेटे, वे गैर राजनीतिक लोग। राजेंद्र भारती की बात अलग है, वे बहुत संघर्षशील जुझारू नेता हैं। और मजे की बात यह है कि राजेंद्र भारती समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक बार जीत चुके हैं, इसी दतिया सीट से। फिर कांग्रेस के टिकट पर जीते, नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्री रहते हुए हराया। लेकिन इसके बावजूद उनके किसी परिजन को टिकट मिलता तो शायद उतना मजबूत प्रत्याशी नहीं होता। घनश्याम सिंह के साथ उनके जो राज परिवार की विरासत है वो है, उनके पिता सांसद रहे, वो विरासत उनके साथ है। वे खुद 2 बार विधायक रहे, वो उनके 3 बार रहे कुल मिलाकर दतिया जिले में ही। तो लड़ाई कांटे की होने वाली है। कांग्रेस के सामने उस तरह के भितरघात का संकट नहीं है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट है कि नरोत्तम, उनके समर्थकों, उनके अनुयायियों, उनके प्रशंसक मतदाताओं के भितरघात को रोकना। अगर उसमें वो कामयाब होती है तो शायद चुनाव कुछ और कांटे का हो सकता है, वरना बीजेपी के लिए दतिया टेढ़ी खीर है। जी शिव कुमार। चलिए अब देखते हैं, परिणाम तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।